जय हिंद बच्चों, क्या हाल है आप लोगों के। आई होप आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। देहरादून मिलिट्री एकेडमी में सुल्तान आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आई होप आपका दिन काफी बढ़िया जा रहा होगा। बच्चे, हमारा एक टॉपिक हमने स्टार्ट करा है जिसका नाम है वेक्टर अलजेब्रा। एंड वेक्टर अलजेब्रा हमने एक क्लास ली है इसकी, हमारी दूसरी क्लास है। देखो, फर्स्ट क्लास में हमने ये बताया कि कोई भी क्वांटिटी वेक्टर क्वांटिटी कब होती है, स्केलर क्वांटिटी कब होती है, यानी स्केलर और वेक्टर में क्या डिफरेंस होता है। फिर हमने ये बोला था कि स्केलर क्वांटिटी तो वो क्वांटिटीज होती हैं जिनके पास में मैग्नीट्यूड होता है बट डायरेक्शन नहीं होती है, जैसे टाइम पीरियड हो गया, डिस्टेंस हो गया, है ना। ऐसे बहुत सारी क्वांटिटीज हो सकती है, स्पीड हो सकती है। तो सारी की सारी क्या होती है, स्केलर क्वांटिटीज होती है। फिर वेक्टर क्वांटिटीज के बारे में हमने थोड़ा डिस्कशन करा था। हमने ये बोला था वेक्टर क्वांटिटीज वो क्वांटिटीज होती हैं जिनके पास में मैग्नीट्यूड हो, डायरेक्शन हो, और एक वो वेक्टर सम की जो प्रॉपर्टीज होती हैं, यानी ट्राइंगल लॉ जो होता है उसको फॉलो करती हैं। तो अगर ये कोई भी क्वांटिटी जो होती है ये तीनों प्रॉपर्टीज को फॉलो करती है तो उसको हम क्या बोल देते हैं, वेक्टर क्वांटिटीज बोल देते हैं। फिर हमने टाइप्स ऑफ वेक्टर पढ़े थे कि कितने टाइप के वेक्टर होते हैं, और हमने ये पढ़ा था कि जब वेक्टर में ट्राइंगल लॉ, पैरेललोग्राम लॉ और पॉलीगन लॉ लगाते हैं तो उसके क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व करते हैं। तो कल की हमारी वीडियो जो थी वो इस पूरी चीजों के बारे में थी, और आज की जो वीडियो होगी वो उसमें हम थोड़ी सी और चीजों के बारे में डिस्कशन करेंगे। जैसे वेक्टर में क्या होते हैं, जैसे हर चैप्टर में कुछ ना कुछ ऑपरेशंस होते हैं, तो वेक्टर में भी कुछ ऑपरेशन होते हैं। अभी भी अगर हम दो वेक्टर्स को आपस में ऑपरेट करते हैं तो इसको ऑपरेट करके दो तरह की क्वांटिटीज बन सकती हैं, एक तो वेक्टर क्वांटिटी और एक तो स्केलर क्वांटिटीज। तो स्केलर क्वांटिटीज बनाने के लिए एक ऑपरेशन हम यूज करते हैं जिसको हम बोलते हैं स्केलर प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स। ठीक है, तो स्केलर प्रोडक्ट बोल देते हैं हम इसको, या तो हम डॉट प्रोडक्ट भी बोल देते हैं। तो हमने यहाँ पे दोनों नाम लिखे हैं, स्केलर या डॉट प्रोडक्ट। ठीक है, स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट होता क्या है। जैसे सपोज करिए आपको ना दो वेक्टर्स गिवन है। सपोज करिए यू हैव टू वेक्टर्स। पहला वेक्टर ये है, एक मिनट, पहला वेक्टर ये है ए। सपोज करिए ए वेक्टर है बच्चे A1i प्लस B1 जे कैप प्लस C1 के कैप। ठीक है, एंड बी वेक्टर कोई है, बी वेक्टर सपोज करिए A2 आई कैप प्लस B2 जे कैप प्लस C2 के कैप। ठीक है, तो कभी भी अगर आपको इसका स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट निकालना है, सपोज करो स्केलर प्रोडक्ट निकालना है या क्या निकालना है, डॉट प्रोडक्ट निकालना है। तो जैसे दो वेक्टर है, सपोज करिए ये वेक्टर है, ये वेक्टर है। ठीक है, ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है। तो इसका डॉट प्रोडक्ट निकालने के दो तरीके होते हैं। दो तरीके कौन कौन से होते हैं। पहला तो ये होता है कि अगर आपको डायरेक्ट वेक्टर ही दे रखे हैं, वेक्टर दे रखे हैं, जैसे इसके आपको कंपोनेंट के साथ में वेक्टर दे रखे हैं, आईजे के कंपोनेंट के साथ में आपको वेक्टर की वैल्यू दे रखी है, A1 B1 C1 A1i B1 j C1 k, है ना, इस तरीके से। तो आपको अगर ए डॉट बी निकालना हो, डॉट प्रोडक्ट को हम इस तरीके से दिखाते हैं। तो ए को का डॉट प्रोडक्ट अगर आपको बी के साथ में निकालना है तो इसका मतलब क्या होता है, इसके आई जो कंपोनेंट है उनको आपस में मल्टीप्लाई करना होता है। फिर जो जे कंपोनेंट है उनको आपस में मल्टीप्लाई करना होता है। फिर जो के कंपोनेंट पे जो आपको वैल्यूज दिख रही है उनको आपस में मल्टीप्लाई करना होता है। तो इसका कुछ आंसर कुछ इस तरीके से होता है, A1 इंटू A2। और इंटू ना लिखकर मैं यहाँ पे इसको A1 A2 लिख दूंगा तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आप लोगों को, है ना। प्लस B1 B2 प्लस C1 C2। इंटू का सिंबल मैं इसलिए स्किप करता हूं क्योंकि यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट भी एक चीज होती है, उसमें भी सेम सिंबल यूज होता है। तो आपको सीधा ये याद रखना है कि इसको हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं। यहाँ पे मीनिंग ये है, इन दोनों को क्या करा जा रहा है, मल्टीप्लाई करा जा रहा है। तो A1 को A2 के साथ में, B1 को B2 के साथ में, C1 को C2 के साथ में मल्टीप्लाई जैसे आप करते हो तो आपके पास में जो निकल के आता है उसको बोलते हैं उसका डॉट प्रोडक्ट। ठीक है, और एक तरह की स्केलर क्वांटिटी होती है, स्केलर क्वांटिटी होती है, यानी यहाँ पे कहीं पर भी जो है ना आपको IJK नहीं मिलेगा। ठीक है, कोई भी वेक्टर क्वांटिटी नहीं मिलेगी आपको, सारा का सारा स्केलर ही में आंसर मिलेगा। यानी इसका एक मैग्नीट्यूड है एक तरह का ये, है ना, जिसके डायरेक्शन नहीं है अपने पास में। क्लियर है। अब सपोज करो हमारे पास में एक एग्जांपल लेते हैं। ए वेक्टर दे रखा है 2i प्लस 3j प्लस 4k, और आपको बी वेक्टर दे रखा है। सपोज करो बी वेक्टर कुछ भी मान लेते हैं हम, जैसे मान लेते हैं 3i प्लस 2j प्लस 5k, है ना, ये मान लेते हैं। आपको अगर ए डॉट बी निकालना है, यहाँ पे ए का डॉट प्रोडक्ट निकालना है बी के साथ में, ए का डॉट प्रोडक्ट अगर आपको बी के साथ में निकालना है तो बच्चे इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, 2 को 3 से मल्टीप्लाई करना है, 3 को 2 से मल्टीप्लाई करना है, और 4 को 5 से मल्टीप्लाई करना है। तो 2 3 जा 6 होता है, 3 2 जा 6 होता है, 4 5 जा 20 होता है। ठीक है, तो 6 और 6 12 हो गया, 32 इसका आंसर आ जाए। तो आप अगर इसको ध्यान से देख पा रहे हो, 32 एक मैग्नीट्यूड मतलब एक तरह की वैल्यू है, स्पेसिफिक वैल्यू है। इसके साथ में IJK वर्ड यूज नहीं हो रखा है, यानी एक तरह की कैसी क्वांटिटी है, ये एक तरह की स्केलर क्वांटिटी है, वेक्टर नहीं। आपको बात समझ में आ रही है।
तो वेक्टर और स्केलर में तभी इस प्रोडक्ट को हम एक स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट बोलते हैं, क्योंकि इसमें जो आंसर आता है वो एक तरह की स्केलर क्वांटिटी निकल के आता है। दूसरी चीज ये होती है, सपोज करो आपको वेक्टर दे रखे थे, ए वेक्टर की वैल्यू बी वेक्टर की वैल्यू दे रखी है, तो डॉट प्रोडक्ट हम इस तरीके से निकाल रहे थे। ऐसा भी तो क्वेश्चन हो सकता है कि आपको वेक्टर ए वेक्टर बी ना दे रखा हो, तो उस केस में डॉट प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं? तो उस केस में आपको एक एंगल दे रखा होगा थीटा, ठीक है, आपको क्या दे रखा होगा, एक एंगल दे रखा होगा थीटा। तो डॉट प्रोडक्ट निकालने के लिए हम एक फॉर्मूला यूज करते हैं। अगर आपको एंगल गिवन है तो ए डॉट बी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है बच्चे मॉड ए मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी कॉस थीटा होता है, ठीक है। ये मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी कॉस थीटा होता है। तो जब भी हम क्या करते हैं, एंगल अगर आपको गिवन होगा और मैग्नीट्यूड गिवन होगा, अगर दो वेक्टर का मैग्नीट्यूड गिवन है, आपको एंगल गिवन है बीच का और आपसे पूछा गया डॉट प्रोडक्ट बता दो, तो आप डॉट प्रोडक्ट इस तरीके से आप निकाल सकते हो, मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा। क्लियर है? तो फॉर एग्जांपल अगर मान लेते हैं आपसे कोई क्वेश्चन में बोला गया कि मैग्नीट्यूड ऑफ ए इज इक्वल टू आपको दे रखा है 3, मैग्नीट्यूड ऑफ बी इज इक्वल टू आपको दे रखा है 4 एंड थीटा इज इक्वल टू आपको दे रखा है 60 डिग्री, फाइंड, आपसे बोल दिया जाता है ए डॉट बी बताओ, ठीक है। क्या निकालो? ए डॉट बी निकालो। तो आपको करना क्या है, ए डॉट बी निकालने के लिए आपको याद रखना है कि इसका एक फॉर्मूला होता है बच्चे, ए डॉट बी इज इक्वल टू होता है मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा। ए डॉट बी कितना होता है बच्चे, ठीक है, मॉड ए फिर मॉड बी, ये मल्टीप्लीकेशन में बच्चे, ठीक है, कॉस थीटा। तो आप क्या करेंगे, थीटा की जगह पे 60 डिग्री रख देंगे, ए की जगह पे क्या रख देंगे बच्चे 3, बी की जगह पे क्या रख देंगे मॉड में 4, फिर कुछ ऐसा हो जाएगा 3 इंटू 4 इंटू कॉस 60, और cos 60 की वैल्यू 1/2 होती है अगर आपको पता हो तो कुछ ऐसे होगा 3 इंटू 4 इंटू 1/2, इससे इसको काट दो दो बारी में, इसका आंसर 6 आ गया, ठीक है। तो आप इसको इस तरीके से भी निकाल सकते हो। तो इट इज अप टू यू कि आप किस तरीके से निकालना चाहते हो इसको और क्या गिवन है, ठीक है। तो जो चीज गिवन होगी आप उसके अकॉर्डिंग जो है उसका डॉट प्रोडक्ट निकालोगे। आपको अगर वैल्यू गिवन है डायरेक्ट तो ऐसे निकालोगे, अगर आपको एंगल गिवन है और मैग्नीट्यूड गिवन है तो आप ऐसे निकालोगे बच्चे, ठीक है। अब इसमें भी बहुत सारी चीजें हैं, जब हम डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो बस इतना नहीं है कि आपने कॉस थीटा वाला फॉर्मूला रट लिया और आंसर आ गया। अलग अलग चीजों के लिए अलग अलग फॉर्मूलाज हम जो है यहाँ पे डिस्क्राइब करते हैं और अलग अलग चीजें हमारे को थोड़ी बहुत पता होनी चाहिए। तो पहले यहाँ तक इसको नोट करो, फिर मैं आगे बात करता हूँ, ठीक है। हो गया? चलो, अब जैसे एक एक स्पेसिफिक टाइप का वेक्टर होता है जिसको बोलते हैं यूनिट वेक्टर, ठीक है। यूनिट वेक्टर क्या होता है कि ऐसा वेक्टर होता है जिसका मैग्नीट्यूड क्या होता है बच्चे 1 होता है ना। तो कभी भी अगर मान लेते हैं आपके पास में ना कोई वेक्टर ए है उसका मैग्नीट्यूड 1 है, या कोई वेक्टर बी है उसका मैग्नीट्यूड भी क्या है 1 है, तो उस केस में अगर आपसे ए डॉट बी पूछ रहे हैं तो ध्यान से सुनना जरा कैसे होगा। ए डॉट बी का फॉर्मूला क्या होता है, ए डॉट बी का फॉर्मूला होता है मॉड ए, ठीक है, मॉड बी कॉस थीटा, यही होता है ना बच्चे, हाँ या ना। यूनिट वेक्टर का केस अभी ले रहे हैं, पहले ये बताओ फॉर्मूला यही होता है ए डॉट बी का मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा। तो बोलेंगे यस सर। अगर ये यूनिट वेक्टर है ये भी यूनिट वेक्टर है तो क्या मैं बोल सकता हूँ यहाँ पे 1 यहाँ पे 1 आ जाएगा, तो आप बोलेंगे यस सर 1 इंटू 1 इंटू कॉस थीटा बनेगा सर, ये इन केस ऑफ यूनिट वेक्टर ऐसे ही होगा। तो आप बोलेंगे सर अगर मैं आपसे पूछता हूँ ए डॉट बी की वैल्यू इस केस में क्या है, तो आप बोलेंगे सर ए डॉट बी जो आ रहा है वो एक्चुअल में कॉस थीटा आ रहा है, क्या आ रहा है, कॉस थीटा आ रहा है, और ये इसका आंसर होता है। तो अगर कभी भी ए और बी क्या है, यूनिट वेक्टर है, ए और बी क्या है, यूनिट वेक्टर है, ठीक है। ये कैसे वेक्टर होते हैं, यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर का मतलब ये होता है, ठीक है, कि इनका मैग्नीट्यूड जो आता है बच्चे वो 1 आता है। तो कभी भी अगर ऐसा होता है दो वेक्टर यूनिट वेक्टर है या दो से ज्यादा वेक्टर हैं, जितने भी वेक्टर्स गिवन है सेट ऑफ वेक्टर यूनिट वेक्टर्स हैं वो सारे के सारे, तो उस केस में अगर आपका कभी भी डॉट प्रोडक्ट आपको निकालना होगा तो उसकी वैल्यू ऑलवेज कितनी आती है बच्चे, ए डॉट बी किसके इक्वल आएगा, ए डॉट बी अगर सपोज करो दो वेक्टर का निकालना तो किसके इक्वल आएगा, कॉस थीटा के इक्वल आएगा। क्लियर है? कोई डाउट है यहाँ पे? आपका समझ में आ रहा है? अच्छा, अब जब भी आपको एक दो चीजें याद रखनी है, कभी भी अगर हम किसी भी ए वेक्टर दे रखा है उसको हम ए वेक्टर के साथ में ही डॉट प्रोडक्ट निकाल रहे हैं, ए का बी के साथ में निकालने के लिए तो फॉर्मूला यूज करते हैं। ए का अगर ए के साथ में ही डॉट प्रोडक्ट निकाल रहे हो तो आप ये समझिए कि एक वेक्टर ए है ये, ठीक है, इसका इसी के साथ में डॉट प्रोडक्ट निकालने का मतलब ये है कि इसकी डायरेक्शन में ही, मतलब इसके साथ में ही यही पे इसी वेक्टर पे हम एंगल निकालना चाह रहे हैं। तो अगर मैं आपसे पूछूंगा इस वेक्टर का इसी वेक्टर पे अगर हम डॉट प्रोडक्ट निकाल रहे हैं तो इसका एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन क्या होगा, क्या ये वेक्टर ऊपर या नीचे जा सकता है, तो आप बोलेंगे नहीं सर क्योंकि सेम ही वेक्टर।
जो पहला वेक्टर होगा वही दूसरा वेक्टर होगा, है ना। तो अगर ऐसा होता है तो उस केस में थीटा 0 हो जाता है। थीटा क्या होता है? 0 होता है। तो थीटा 0 होता है तो याद रखिएगा इसका फॉर्मूला ऐसा होता था, मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा। बी की जगह पे अभी ए ही है तो कॉस 0 लिख दो, ठीक है, cos 0 लिख सकते हैं आप इसको। तो cos 0 अगर आप लिखते हो तो cos 0 की वैल्यू 1 होती है, मॉड है मॉड ए स्क्वायर हो जाता है, तो मॉड ए का स्क्वायर हो जाता है। तो इसका मीनिंग ये है ए वेक्टर को कभी भी ए वेक्टर से कभी भी डॉट प्रोडक्ट निकालोगे तो उसका आंसर ऑलवेज क्या होगा बच्चे? मॉड ए स्क्वायर के बराबर होगा। ये जो मैं चीजें बॉक्स में लिख रहा हूँ ये आपके फॉर्मुलाज हैं, आपको इसको लर्न करना पड़ेगा। तो कभी भी मैं ए के साथ में डॉट प्रोडक्ट निकालूंगा तो उसकी वैल्यू क्या होगी? मॉड ए स्क्वायर होगी। बी का बी के साथ में निकालूंगा तो क्या होगी? मॉड बी स्क्वायर होगी। सी का सी के साथ में निकालूंगा तो क्या होगा? मॉड सी स्क्वायर होगा। किसी भी वेक्टर का उसी के साथ में निकालूंगा तो मॉड बन जाएगा, ठीक है। अब एक चीज आप याद रखिएगा कि आई कैप जो होता है वो क्या होता है? यूनिट वेक्टर होता है। आई कैप क्या होता है? यूनिट वेक्टर होता है। जे कैप के कैप ये सारे के सारे क्या होते हैं? यूनिट वेक्टर्स होते हैं। आई कैप हो, जे कैप हो, के कैप हो, ये सारे के सारे क्या होते हैं? यूनिट वेक्टर होते हैं। तो कभी भी अगर आपने क्या करा, आई कैप का आई कैप के साथ में डॉट प्रोडक्ट निकाल दिया तो ये इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग है मॉड आई कैप का होल स्क्वायर, ये तो मतलब होगा इस वाले डेफिनेशन से। तो यूनिट वेक्टर का मॉड क्या होता है? तो आप बोलेंगे सर 1 होता है। तो ये 1 का स्क्वायर बन रहा है, 1 का स्क्वायर बन रहा है तो इसका आंसर क्या होता है? 1 होता है। तो यहाँ से एक चीज समझ में आती है, आई के साथ में कभी भी डॉट प्रोडक्ट निकालते हो तो उसका आंसर कितना आता है? 1 आता है। जे के अलॉन्ग डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं तो उसका आंसर भी कितना आएगा? 1 आएगा। के के अलॉन्ग अगर डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे हम तो उसका आंसर भी कितना आएगा? 1 आएगा, ठीक है। तो आप ऐसे समझिए कि यहाँ पे 3 यूनिट वेक्टर है अलॉन्ग एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस, ठीक है। ये एक्स एक्सिस के अलॉन्ग जो है वो आई कैप है, ठीक है। वाई एक्सिस के अलॉन्ग जो है वो जे कैप है, ठीक है। और जेड एक्सिस के अलॉन्ग जो है वो के कैप है। सपोज करो जेड एक्सिस ये है तो इसके अलॉन्ग जो वेक्टर है उसका नाम है के कैप। तो अगर मैं आई के अलॉन्ग ही मान लेते हैं डॉट प्रोडक्ट निकालने की कोशिश करता हूं तो 0 डिग्री का एंगल बना रहा है क्योंकि ये यूनिट वेक्टर है। आई कैप एक तरह का क्या यूनिट वेक्टर है। तो इसका अगर मैं डॉट प्रोडक्ट निकालूंगा तो मॉड बना के वो 1 ही दे देगा ऑलवेज। जे कैप के अलॉन्ग निकालोगे तो वो 1 आएगा, के कैप के अलॉन्ग निकालोगे तो वो ऑलवेज कितना होगा? 1 होगा। बात समझ में आ रही है? तो अगर मैंने कभी ऐसे लिख रखा है, जैसे सपोज करो कोई वेक्टर आर लिख रखा है हमने, तो वेक्टर आर लिख रखा है, आर का नाम है एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। ध्यान से सुनना मेरी बात, ठीक है। एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। सपोज करो मैं वेक्टर आर को आई से डॉट प्रोडक्ट निकालना चाहता हूँ, इसका वेक्टर आर का डॉट प्रोडक्ट आई के साथ में निकालना चाहता हूँ। तो आर डॉट आई की वैल्यू का निकालने का मतलब ये है एक्स आई जे प्लस एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप को मैं क्या कर रहा हूँ बच्चे? मैं इसका डॉट प्रोडक्ट निकाल रहा हूँ आई कैप के साथ, ये तो कर रहा हूँ। तो कभी भी अगर आपको इसका आंसर निकालना होगा तो इसका आंसर क्या होगा बच्चे? एक्स हो जाएगा क्योंकि ये वैल्यू 1 देगा। हरी बात समझ में, ठीक है। इसके अलोंग अगर मान लेते हैं एंगल नहीं बना रहा है तो इसके आंसर नहीं हमारे को डालने हैं फिर उसमें। क्लियर है? कोई डाउट है यहाँ तक? देख लो पक्का। हाँ, चलो नोट करो इसको जरा, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं, आपको ना कुछ फॉर्मूलाज दिखा रहे हैं, ठीक है। और स्पेसिफिक कंडीशन होगी है, ऐसी जगह नहीं है हर जगह पे ये आई कैन मतलब एक्स ही आंसर नहीं आएगा, कई बार जो होगा इसके साथ में भी आंसर देगा। बट स्पेसिफिक कंडीशन क्या ले रहे हैं कि ये और ये कंपोनेंट इसके 0 बन जा रहे हैं, ठीक है। स्पेसिफिक कंडीशन पे ही हम इसको काम कर रहे हैं। क्लियर? चलो सबसे पहले तो देखो हम आपको ये बता देते हैं कि यहाँ पे कुछ कंडीशन है, कुछ फॉर्मुलाज हैं। चैप्टर पढ़ने से पहले आपको ये फॉर्मुलाज आने चाहिए, ठीक है। अगर आपको ये फॉर्मुला नहीं आते हैं तो शायद आपको डिफिकल्टी हो सकती है। तो सबसे पहले तो हम ये देखो यहाँ पे बात करते हैं यहाँ से नीचे वाले फॉर्मूला से। या एक मिनट, इससे पहले और भी होंगे, ये है। तो सबसे पहले देखो हमने ये पढ़ा था, पहले ये वाला फॉर्मूला पढ़ेंगे फिर पीछे वाले पढ़ेंगे, वापस वाले जो पढ़े थे ना। सबसे पहले तो हमने ये पढ़ा था, देखो ए डॉट बी क्या होता है? मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा होता है। मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा होता है, ये पढ़ा ना हमने, अभी पढ़ा था थोड़ी देर पहले। तो अगर मेरे को मान लेते हैं कॉस थीटा निकालना है, क्या निकालना है? कॉस थीटा निकालना है। तो कॉस थीटा को क्या हम ऐसे भी लिख सकते हैं क्या? कॉस थीटा इज इक्वल टू, इन दोनों को नीचे ले जा लो, ए डॉट बी
अपॉन मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी, ऐसे लिखा जा सकता है मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी, ए डॉट बी अपॉन मॉड ऑफ ए मॉड बी, है ना। तो अगर मैं आपसे पूछूं मॉड का मीनिंग पता है क्या आपको? जैसे सपोज करो अपने पास में दो वेक्टर है, ए वेक्टर ये है, ठीक है, a1i प्लस b1j प्लस c1k कैप, और बी वेक्टर ये है, सपोज करो a2i है, ठीक है बच्चे, और b2j है, और क्या है बच्चे c2k है। तो अगर मैं आपसे पूछूंगा इसका मॉड कैसे निकालते हैं, पता है आपको क्या? आप बोलेंगे सर मॉड निकालने के लिए जैसे ए वाले का निकालना तो a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर होता है अंडर रूट के अंदर। अच्छा, इसका मॉड कैसे निकालते हैं? सेम चीज है, अंडर रूट के अंदर आपको a2 स्क्वायर b2 स्क्वायर c2 स्क्वायर करके ऐड कर देना है, ऐड कर देना है। अच्छा, ए डॉट बी कैसे निकालते हैं? दोनों का डॉट प्रोडक्ट a1 a2 b1 b2 c1 c2 ऐसे ही करते हैं ना। तो a1 a2 हो जाएगा, b1 b2 हो जाएगा, c1 c2 हो जाएगा। तो क्या हम यहाँ से cos थीटा का ये वाला फॉर्मूला भी बना सकते हैं? आप बोलेंगे यस सर, ऐसे भी बना सकते हैं, ऊपर वाला तो है ही, ये वाला भी बना सकते हैं। तो यहाँ पे एक फॉर्मूला लिख रखा है हमने, देखो जरा यहाँ पे ध्यान से, ये 3 क्या कर रहा है यहाँ पे, 3 इन्होंने वेक्टर अलग तरीके से ले रखे हैं, इसे याद रखो जैसे मैंने बना रखा है ना, ये वाला फॉर्मूला याद रखो, ये ज्यादा इजी रहेगा आपके लिए, इसको हटाओ, ठीक है। तो cos थीटा का बच्चे एक फॉर्मूला होता है, ये होता है अगर आपको मान लेते हैं एंगल निकालना है तो ये वाला फॉर्मूला यूज करते हैं, तो वो होता है cos थीटा इज इक्वल टू a डॉट b अपॉन मॉड ऑफ नॉट b, ठीक है। अदरवाइज अगर मान लेते हैं आपको डायरेक्ट वैल्यूज दे रखी है वेक्टर की, आपको एंगल निकालना है, तो उसके लिए होता है a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2, या अपॉन में, यानी अपॉन में अंडर रूट में a स्क्वायर a1 स्क्वायर b1 स्क्वायर c1 स्क्वायर, फिर अंडर रूट में a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर, ठीक है। तो इस फॉर्मूले को हम तब यूज करते हैं जब हमारे को एंगल निकालना होगा, कोसाइन की वैल्यू निकालनी होगी, जिसको हम, ठीक है, कोसाइन निकालने के लिए हम इसको फॉर्मूले के यूज करेंगे। अब होगा क्या, अगर मान लेते हैं थीटा जो है 90 डिग्री है, थीटा 90 डिग्री का मतलब ये होता है, इसका मीनिंग ये है कि पहला वेक्टर दूसरे वेक्टर पे परपेंडिकुलर है, ठीक है। पहला वेक्टर क्या है, दूसरा वेक्टर पे क्या है, परपेंडिकुलर, यानी ऐसा, ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है, और ये दोनों एक दूसरे पे कितना डिग्री का एंगल बना रहे हैं, 90 डिग्री का एंगल। तो अगर ऐसा है, कभी भी थीटा 90 डिग्री दे रखा है, तो उस केस में अगर आपको ए डॉट बी निकालना हो तो उसकी वैल्यू ऑलवेज जीरो होती है। देन ए डॉट बी की वैल्यू क्या होती है, ऑलवेज जीरो होती है। इसको हम इस तरीके से पढ़ सकते हैं, a1 a2 प्लस b1 b2, ये जो दिख रहा है ना ऊपर वाला पोर्शन, प्लस c1 c2 इसकी वैल्यू क्या होगी बच्चे, जीरो होगी। क्या होगी, जीरो। अगर ऐसा है कि थीटा जो है, थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, थीटा क्या है बच्चे, 0 डिग्री है, तो इसका मतलब क्या होता है, वेक्टर आपस में क्या है, क्या है, पैरेलल है, ठीक है, ठीक है। तो इसका मतलब ये होगा ए वेक्टर जो है वो पैरेलल है बच्चे किसके, बी वेक्टर के, दोनों वेक्टर क्या है, आपस में पैरेलल है। क्लियर आ रही है बात समझ में या नहीं आ रही है? आ रही है ना, ठीक है। तो अगर इस केस में अगर आपसे पूछा जाएगा तो याद रखिएगा, तो a1 अपॉन a2, देन देन a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2 और c1 अपॉन c2 की जो वैल्यू होगी वो आपस में रेशो में इक्वल होगी, ठीक है। उस केस में वेक्टर अगर पैरेलल है तो रेशो इक्वल होगा, वेक्टर अगर परपेंडिकुलर है तो a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 की वैल्यू क्या होगी बच्चे, जीरो, ठीक है। इसको जरा नोट करना, फिर हम इसके ऊपर बात करते हैं कि प्रोजेक्शन क्या है, ठीक है। आपको ये ऊपर वाला समझ में आ गया? एंगल पे देखो एक फॉर्मूला लिखा था, एक के हमने 3 4 बना दिए, सारी चीजें बता दी आपको केसेस के साथ में, ठीक है ना, क्लियर। अब हम प्रोजेक्शन के ऊपर थोड़ा सा पहले बात कर लेते हैं। देखो प्रोजेक्शन होता क्या है, एक तरह से इमेज है, एक तरह से किसी वेक्टर की ना, सपोज करो वेक्टर ए है, वेक्टर ए, आप कभी 3D उसमें देखो, कोई भी मान लेते हैं ये है अपने पास में एक ऑब्जेक्ट है, इसकी आप इमेज ना अपने जमीन पे बना के देखो। तो इमेज जब आप जमीन पे बनाओगे, एक सरफेस होगा अपने पास में, एक सरफेस पे अगर आप इमेज बनाते हो इसकी, चाहे वो टेढ़ा है, चाहे वो ऐसा है, चाहे वो ऐसा है, उसकी इमेज एक स्ट्रेट लाइन जैसी दिखती है, क्योंकि वो सरफेस हॉरिजॉन्टल है, सरफेस पे डिपेंड करती है। अगर हॉरिजॉन्टल सरफेस है तो इसकी इमेज एक स्ट्रेट लाइन होगी, बड़ी होगी छोटी होगी, वो डिपेंड करता है। तो जब भी हम इसको बनाते हैं, जैसे वेक्टर ए है और दूसरा वेक्टर है हमारे पास में बी, ये सरफेस की तरह से काम कर रहा है, सपोज करो बी वेक्टर एक सरफेस है अपना, ठीक है।
सरफेस मतलब उस पे उस लाइन के या उस वेक्टर के अबाउट में इमेज निकालना चाहता हूँ। तो इमेज जब निकालना चाहता हूँ तो एक एक इसकी जो इमेज होगी वो एक लाइन की तरह से इस पे मीट करेगी, है ना? तो मीट करेगी, तो अगर मेरे को मान लेते हैं इसकी इमेज निकालनी है तो मुझे पता होना चाहिए कि कितने डिग्री पे ये वेक्टर जो है वो इंक्लाइंड है। जैसे अगर मान लेते हैं वेक्टर अगर ऐसे है तो इमेज अलग डेविएट होगी, ऐसे है तो अलग होगी, ऐसे है तो अलग होगी। ठीक है, तो वेक्टर के इंक्लाइनेशन से इमेज की जो मैं ये बोल सकता हूँ इमेज जो होगी वो कम ज्यादा छोटी बड़ी होती रहेगी। क्या ये बात सही है? तो अगर मैं मान लेते हैं इमेज का काम है तो इमेज में दो चीजें आ रही हैं। एक तो बेस वैल्यू बड़ा इंपॉर्टेंट है कि वो किस पे इंक्लाइंड हो रही है, हॉरिजॉन्टल सरफेस है, कैसा सरफेस है, वेक्टर है, कैसा वेक्टर है, उस पे इंक्लाइंड कैसी हो रही है। तो एक तो बेस का बड़ा काम है। और ये जो जो ये यहाँ पर है ये हाइपोटेनस जैसा लग रहा है क्योंकि ये टेढ़ा मेढ़ा है। ठीक है, तो हाइपोटेनस और बेस यानी कोसाइन का काम हो रहा है यहाँ। तो अगर मेरे को पता है कि ये कितने डिग्री पे इंक्लाइंड हो रखे हैं तो उस केस में अगर मेरे को इमेज निकालनी हो इसके अबाउट, ए वेक्टर की इमेज बी वेक्टर के अबाउट निकालनी हो तो उसके लिए हम कोसाइन के फॉर्मूला का यूज करते हैं। तो याद रखिएगा इमेज ऑफ मान लेते इमेज या बोले इसको या प्रोजेक्शन बोले। तो अगर मैं मान लेते हैं ए वेक्टर का बी वेक्टर पे निकालना चाहता हूं तो इसका बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला होता है, आपको ए डॉट बी निकालना है और इसको मॉड बी से डिवाइड कर देना है, यानी बी से, बी के मॉड से आपको डिवाइड कर, बी का मॉड ही क्यों चाहिए? क्योंकि बी ही चाहिए मेरे को, बी कितना बड़ा है उसके बेसिस पे ही इमेज डिपेंड करती है। ठीक है ना, क्लियर? तो हमको क्या करना है, ए डॉट बी निकाल के उसको मॉड ऑफ, कहां गया, ए डॉट बी निकाल के उसको मॉड ऑफ बी से डिवाइड कर देना, हमारा प्रोजेक्शन यानी इमेज जो है वो आ जाएगी अबाउट, ऐसे बोल सकते हैं ए का बी के अबाउट या ए का बी पर। ठीक है, ए का अगर आपको बी पर निकालना है तो आपको मॉड ऑफ बी से डिवाइड करना है, सिंपल सी बात याद रखिएगा। अगर आपको बी का ए पे निकालना है, बी का ए पे निकालना है तो आपको उस केस में क्या करना पड़ेगा, ए डॉट बी को ए से डिवाइड करना पड़ेगा ए के मॉड से। तो ऐसा होता है कि किसके अबाउट निकाल रहे हो आप, ठीक है, ए के अबाउट निकाल रहे हो या ए पर निकाल रहे हो, तो ए पर निकाल रहे हो तो मॉड ऑफ ए से डिवाइड करना है ए डॉट बी को, बी पर निकाल रहे हो तो मॉड ऑफ बी से डिवाइड करना है ए डॉट बी। जिसके जिस पर निकाल रहे हो, है ना, जिस पर निकाल रहे हो उसको डिवाइड करना है आपको। बात समझ में आ रही है? नोट करो इसको। ठीक है, तो जब भी प्रोजेक्शन पे क्वेश्चन आएंगे आपको ये देखना है कि कौन से वेक्टर पे निकाल रहे हो, किस पर निकाल रहे हो। जिस पर निकाल रहे हो उसका मॉड नीचे चाहिए अपने को, ठीक है ना, डॉट प्रोडक्ट तो चाहिए ही चाहिए। क्लियर आ रही है बात समझ में? चलो अभी इसके ऊपर क्वेश्चन करेंगे और क्लैरिटी आ जाएगी आपको। एक मिनट रुक जाओ, ये बच गया हमारा, थोड़ा सा ये बता देता हूँ उसके बाद में क्वेश्चन पे स्टार्ट करूँ। वेक्टर के देखो कुछ और चीजें होती हैं, जैसे इमेज के बाद में कंपोनेंट कभी पूछ लिया जाता है, कई बार ऐसा पूछा जाता है कंपोनेंट बताइए, ठीक है, कंपोनेंट ऑफ वेक्टर, है ना। तो कंपोनेंट ऑफ वेक्टर बी अलोंग परपेंडिकुलर टू वेक्टर ए अगर आपसे पूछ लिया जाता है, या ऐसे पूछ लिया जाता है कंपोनेंट ऑफ बी अलोंग ए, दोनों वर्ड यूज कर सकते हैं। मतलब कोई मान लेते हैं बी वेक्टर है उसका कंपोनेंट ए के अलोंग निकाल रहे हैं तो आपको उसका फॉर्मूला याद रखना है, वो फॉर्मूला होता है ए डॉट बी को मॉड ऑफ ए से स्क्वायर से डिवाइड करना है, इनटू करना है ए से। और ये वेक्टर क्वांटिटी होती है, जब भी हम कंपोनेंट निकालते हैं तो कंपोनेंट एक तरह की वेक्टर क्वांटिटी होती है। तो ये जो स्केलर क्वांटिटी होगी इसको एक वेक्टर से मल्टीप्लाई करना होता है मेरे को। तो अलोंग अगर ए निकाल रहे हो, ए के अलोंग निकाल रहे हो तो ए से मल्टीप्लाई करना है आपको, इस पूरे को ए से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, अगर मान लेते हैं कंपोनेंट ऑफ बी निकाल रहे हैं, परपेंडिकुलर टू ए निकाल रहे हैं, अलोंग ए निकाल रहे हैं तो ये करना है, परपेंडिकुलर टू ए निकाल रहे हैं अगर आप, तो आपको क्या करना होता है, ये पूरी क्वांटिटी को बी में से माइनस कर देना, बी माइनस ये पूरा का पूरा। ठीक है, तो दो चीजें, अगर आपसे ये पूछा जाएगा कि अलोंग ए कितना होगा तो अलोंग ए निकालने के लिए क्या करना है, आपको ए डॉट बी करना है अपॉन मॉड ऑफ ए का स्क्वायर करना है, फिर जो भी आएगा उसको ए वेक्टर से मल्टीप्लाई कर देना है। अगर मान लेते हैं परपेंडिकुलर निकालना है आपको तो परपेंडिकुलर टू ए निकालना सपोज करो, ठीक है, कंपोनेंट ऑफ बी परपेंडिकुलर टू ए, तो उसके लिए क्या करना है, बी माइनस ए डॉट बी अपॉन मॉड ऑफ ए का स्क्वायर इंटू वेक्टर। ठीक है, आप जैसे ही करोगे आपके पास में आंसर आ जाएगा। अब एक चीज याद रखिएगा, जैसे मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया था आर डॉट आई की जो वैल्यू होती है वो एक्स होती है, ऐसे ही बताया था ना। जैसे मैंने बोला था कि अगर आप मान लेते हैं आर वेक्टर है कोई, उसको आप आई से मान लेते हैं उसका डॉट प्रोडक्ट निकाल रहे हो तो वो एक्स आ जाएगा, क्योंकि एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, ऐसा बोला था मैंने, आर वेक्टर अगर कोई ऐसा है तो। ठीक है, आर का अगर आप डॉट प्रोडक्ट निकाल रहे हो जे के साथ में तो वाई आ जाता है। ठीक है, वेयर आर क्या है, आर देखो आर है बच्चे एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। ठीक है, ये है एक वेक्टर। आर का अगर आप डॉट प्रोडक्ट निकाल रहे हो के साथ तो वो जेड आ जाता है बच्चे। ठीक है,
तो अगर मैं आपसे नॉर्मल से आपसे पूछता हूँ एक क्वेश्चन, आर का आपने डॉट प्रोडक्ट निकाला आई के साथ में, फिर इसको आई कैप से ही मल्टीप्लाई कर दिया, मल्टीप्लाई, ठीक है। फिर आपने आर का डॉट प्रोडक्ट निकाला जे के साथ में, और इसको आपने फिर जे कैप से मल्टीप्लाई कर दिया, डॉट प्रोडक्ट नहीं मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। फिर आपने आर का डॉट प्रोडक्ट निकाला के साथ में, और आपने इसको के से ही मल्टीप्लाई कर दिया, तो क्या होगा? तो आप बोलेंगे सर ये एक्स आ जाएगा पूरा का पूरा, तो एक्स आई बनेगा। ये वाई आ जाएगा तो सर ये वाई जे बनेगा। ये जेड आ जाएगा तो सर ये जेड के बनेगा, है ना। तो ध्यान से देखो, ये जो बना है ये एक्चुअल में आर ही तो है, नहीं है क्या? है ना। याद रखिएगा कि अगर हम आर डॉट आई इंटू आई कैप प्लस आर डॉट जे इंटू जे कैप प्लस आर डॉट के इंटू के कैप कभी भी निकालते हैं तो बच्चे वो आर ही होता है, आर ही होता है। यानी इस आर को लिखने का ये भी तरीका है, आप ऐसे भी लिख सकते हो इसको। आर डॉट आई की वैल्यू देखो मैंने वहां पे लिख दी है क्या होती है, आर डॉट जे की वैल्यू मैंने लिख दी है वहां पे क्या होती है, आर डॉट के की वैल्यू मैंने लिख दी है वहां पे क्या होती है, उसको आप इससे कंपेयर कर सकते हो। बात आ रही है समझ में? पक्का, है ना। अब अगर आपको यहाँ तक समझ में आ गया तो हम थोड़ी बहुत चीजों के बारे में और बता देते हैं। आपने ए प्लस बी का होल स्क्वायर तो पढ़ा ही होगा, है ना। तो कभी भी अगर आपसे मान लेते हैं मॉड ऑफ ए प्लस बी का स्क्वायर पूछ लिया जाता है, बहुत आसान होता है, ये होता है मॉड ऑफ ए स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ बी स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ ए डॉट बी, इसके बराबर होता है। ए डॉट बी वही डॉट प्रोडक्ट वाला, ठीक है। ए प्लस बी का स्क्वायर मॉड ए स्क्वायर मॉड बी स्क्वायर प्लस 2 ए बी हो जाएगा, ए डॉट बी यानी ए माइनस बी का स्क्वायर क्या होगा, मॉड ए स्क्वायर प्लस मॉड बी स्क्वायर माइनस 2 ए डॉट बी हो जाएगा। अगर आपसे ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी डॉट ए माइनस बी पूछ रखा है तो होगा मॉड ऑफ ए स्क्वायर माइनस मॉड ऑफ बी स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर नहीं लिखोगे उसको आप, क्या लिखोगे, मॉड ऑफ ए स्क्वायर माइनस मॉड ऑफ बी स्क्वायर लिखोगे, ठीक है। अब कुछ केसेस होते हैं, अगर मान लेते हैं कभी किसी जगह पे आपको ए प्लस बी, सपोज करो मॉड ऑफ ए प्लस मॉड ऑफ बी के इक्वल दे रखा है, तो उस केस में याद रखिएगा ए वेक्टर बी वेक्टर के पैरेलल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, उससे पैरेलल हो जाएगा, नहीं वो 0 डिग्री का एंगल। तो फोर्थ वाली प्रॉपर्टी ये कहती है कि अगर मॉड ऑफ ए प्लस बी इज इक्वल टू है मॉड ऑफ ए प्लस मॉड ऑफ बी, तो उस केस में दोनों वेक्टर क्या होंगे बच्चे, पैरेलल वेक्टर कहलाएंगे। अगर ऐसा है ए प्लस बी का स्क्वायर दे रखा है मॉड ऑफ ए स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ बी के स्क्वायर के स्क्वायर अगर लग रखा है यहाँ पे, तो ये परपेंडिकुलर वेक्टर होंगे क्योंकि इसका डॉट प्रोडक्ट वाला पार्ट 0 है। और डॉट प्रोडक्ट वाला पार्ट तभी 0 हो सकता है, मतलब अगर आप इसको 0 कर दो तो ये जो वैल्यू हो जाएगी हट जाएगी, वैनिश हो जाएगी, तो ये ऐसे बन जाएगा, आया ना, बनेगा ना। तो इसका मतलब ये है कि ये डॉट प्रोडक्ट 0 है, और डॉट प्रोडक्ट अगर 0 होता है तो वो तभी होता है जब दो वेक्टर परपेंडिकुलर होते हैं। तो इसका मतलब ये है कि अगर a प्लस बी होल स्क्वायर मॉड ए स्क्वायर प्लस मॉड बी स्क्वायर के इक्वल लिखा हुआ है कहीं पे, तो इसका मतलब होगा a परपेंडिकुलर है किसके, b के। इसी तरीके से a प्लस बी का मॉड अगर a माइनस बी के मॉड के इक्वल है तो a और b वेक्टर क्या होंगे, आपस में परपेंडिकुलर होंगे। थर्ड इसके बाद में जो है वो ये है कि अगर a प्लस बी प्लस सी का आपको मॉड ओपन करना है तो ये होता है मॉड ऑफ ए स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ बी स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ सी स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ a डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए, ठीक है। ये है इसका सारा का सारा, क्लियर। तो हमारे को ये सब पहले तो फॉर्मूला पता होने चाहिए, वो कंडीशंस पता होनी चाहिए। हमारे को जैसे पता होगी ये सब चीजें हम उतना बढ़िया कर पाएंगे, है ना, क्लियर। तो अब देखो ये तो हमने पूरा बेसिक बताया, अब हम स्टार्ट करते हैं इस पे क्वेश्चन कैसे आते हैं। चलो, तो हम स्टार्ट कर रहे हैं पहले क्वेश्चन से। पहले क्वेश्चन देखो बहुत ही सिंपल सा है, आपसे बोल रखा है ए डॉट आई इंटू आई प्लस ए डॉट जे इंटू जे प्लस ए डॉट के इंटू के क्या होगा, जहाँ पे ए कोई वेक्टर है ना? बताओ क्या होगा, ए होगा 2a होगा 0 होगा नॉन ऑफ दिस होगा। वेक्टर का सिंबल नहीं लगा रखा लेकिन अंडरस्टूड होना चाहिए वो, है ना, पहले से कि हाँ भाई वेक्टर ही चैप्टर चल रहा है। सिंबल नहीं लगा रखा क्या आपका वेक्टर का तो कोई फर्क नहीं पड़ता हो, आप लोगों को तो फर्क नहीं पड़ना चाहिए, है ना। एक तो आप मेरे हिसाब से सेंसेबल हो, तो आपको पता है कि वेक्टर में ही है सब कुछ, है ना। तो आपसे बोल रखा है वेक्टर ए का डॉट प्रोडक्ट आई के साथ में निकाल के फिर आई कैप से मल्टीप्लाई करिए, फिर वेक्टर ए का डॉट प्रोडक्ट हमने जे कैप से निकाल के जे कैप से मल्टीप्लाई करिए, फिर वेक्टर ए का डॉट प्रोडक्ट हमने के कैप से निकाल के कैप से इसकी क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। इसका आंसर क्या होगा, मुझे पता है अगर वेक्टर ए जो है, ठीक है, मान लेते हैं वेक्टर ए जो है वो एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, तो ए डॉट आई क्या होगा, तो आप बोलेंगे सर एक्स होगा,
होगा या नहीं होगा, ये एक्स आई हो जाएगा। फिर ए डॉट जे क्या होगा, तो आप बोलेंगे सर वाई होगा, तो ये वाई जे हो जाएगा। फिर ए डॉट के क्या होगा, तो ये जेड क्या, जेड हो जाएगा, तो ये जेड के क्या हो जाएगा। ठीक है, ध्यान से देखो ये किसकी वैल्यू होती है, ये वेक्टर ए की ही वैल्यू होती है। तो इससे पहले हमने आर में बताया था ये, तो ये वेक्टर ए में लिख रखा है, क्या फर्क पड़ा, कुछ फर्क नहीं पड़ा। वेक्टर बी लिख दो, वेक्टर सी लिख दो, वेक्टर एस लिख दो, क्या फर्क पड़ता है। आइडेंटिटी चेंज हो सकती है, नहीं हो सकती ना, आइडेंटिटी तो वही है, नाम चेंज हो रहा है। ठीक है, तो नाम में क्या रखा है, हमने पढ़ा तो है ये बात, नाम में कुछ नहीं रखा है। आप वेक्टर आर लिख दो यहाँ पे, देखो आपको पुराना वाला जो पीछे फॉर्मूला है ना, वो फॉर्मूला पूरा का पूरा वही दिख जाएगा, ये जो पढ़ाया था हमने, है ना। ये वेक्टर आर वाला ही फॉर्मूला है, बस उसको ए में लिख रखा है, आप अगर इसको ध्यान से देख पाओ तो, है ना। समझ आ रही है बात, पक्का। चलो, ये चीजें ना बहुत ज्यादा गड़बड़ करते हैं बच्चे, तो पहले तो बेसिक ही हम सुधारते हैं जब भी कोई टॉपिक करवाते हैं। ज्योमेट्री में बेसिक नहीं आता भाई साहब, ज्योमेट्री तो बिल्कुल नहीं आती तुम्हारे को, बाकी कुछ भी आए, ठीक है। चलो, एक क्वेश्चन है, इफ द एंगल्स बिटवीन टू वेक्टर्स ए एंड बी बी थीटा, दो वेक्टर हैं ए और बी, ए वेक्टर ये है, बी वेक्टर ये है, इन दोनों के बीच में एंगल है थीटा। उसके बाद बोल रखा है ए बी इज इक्वल टू कॉस थीटा दे रखा है। ए बी क्या दे रखा है, ए डॉट बी का जो डॉट, ए और बी का जो डॉट प्रोडक्ट है वो कॉस थीटा है। क्या है, कॉस थीटा। तो आपसे ये पूछा गया देन द स्टेटमेंट इज, ट्रू स्टेटमेंट कौन सी होगी इसमें से, सारे स्टेटमेंट दे रखे हैं, इनमें से कौन सी ट्रू है। पहला, ए और बी इक्वल वेक्टर होंगे, जरूरी नहीं है, ठीक है। दूसरा, लाइक वेक्टर होंगे, लाइक वेक्टर अनलाइक वेक्टर होंगे, ठीक है। चौथा दे रखा है यूनिट वेक्टर होंगे। देखो हमने पढ़ा है कि अगर ए और बी यूनिट वेक्टर है, ये क्या पढ़ा है, अगर ए और बी यूनिट वेक्टर है तो इन दोनों का मॉड 1 होता है, पढ़ा है या नहीं पढ़ा है ना। तो उस केस में अगर मेरे को ए डॉट बी निकालना पड़े, तो वैसे तो मैंने डायरेक्ट बता रखा तुम्हारे को, लेकिन फिर भी उसका फॉर्मूला ये होता है ना, मॉड है मॉड बी कॉस थीटा। इसकी वैल्यू 1 हो गई, इसकी वैल्यू 1 होगी, तो 1 × 1 × कॉस थीटा हो गया। ए डॉट बी कितना आ रहा है, तो आप बोलेंगे सर कॉस थीटा आ रहा है, कितना आ रहा है, कॉस थीटा आ रहा है। तो ये कंडीशन कब सेटिस्फाई होती है, जब ये दोनों क्या होते हैं, यूनिट वेक्टर होते हैं। ऑप्शन नंबर कौन सा इसका, डी फॉर देहरादून मिलिट्री एकेडमी, इसका करेक्ट आंसर है वैसा। समझ में आया। ऐसे करना होता है, ठीक है। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन, जरा बताओ इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है, ठीक है। इन रिस्पेक्ट ऑफ इफ ए इज एनी वेक्टर इन स्पेस, तो बताओ कि कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, पहला ऑप्शन में लिख रखा है ए डॉट आई को अगर हम आई से मल्टीप्लाई करें, ए डॉट जे को हम जे से मल्टीप्लाई करें, ए डॉट के को हम के से मल्टीप्लाई करें, तो इसका आंसर ए ही आता है। दूसरा क्रॉस में दे रखा है। तीसरा दे रखा है जे ए डॉट आई, ए डॉट जे, आई ए डॉट के, फिर ए क्रॉस आई, ए क्रॉस जे क्रॉस ए क्रॉस के, इसकी वैल्यू ए होती है। बताओ भाई किसकी होती है। हाँ, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है यार, इतना सोचने की जरूरत नहीं है, ये रहा इसका आंसर, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक है, इसको स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन में ये बोला गया है, क्या बोला गया है, द प्रोजेक्शन ऑफ द वेक्टर, एक वेक्टर है i माइनस 2j प्लस के ऑन द वेक्टर 4i माइनस 4j प्लस 7k। तो पहले वाले वेक्टर का दूसरे वाले वेक्टर पे क्या प्रोजेक्शन होगा, ये आपको बताना है। 5√6/10, 19/9, 9/19, यस √6/19, ये आपसे चार पूछ रखे हैं। अगर आपको दिख रहा है तो ठीक है, नहीं दिख रहा तो मैं यहाँ पे साइड में लिख देता हूँ। तो यहाँ पे ना दो वेक्टर दे रखे हैं, पहले वेक्टर को मैं ए कंसिडर कर लेता हूँ, ठीक है। मान लेते हैं ए जो है वो है i माइनस 2j प्लस के, i माइनस 2j प्लस के, और एक वेक्टर बी दे रखा है। बी वेक्टर क्या है, बी वेक्टर है 4i माइनस 4j प्लस 7, ठीक है। 4i माइनस 4j प्लस 7, आपसे बोला गया ए का बी पे प्रोजेक्शन बताओ। तो प्रोजेक्शन कैसे निकालते हैं, कॉस थीटा का एक फॉर्मूला याद रखो, ये होता है ए डॉट बी अपॉन में जिस पे प्रोजेक्शन निकाल रहे हो उसका मॉड, किस पे निकाल रहे हो, बी पे निकाल रहे हो, तो बी का मॉड, ठीक है। तो ए डॉट बी कैसे निकालते हैं, इसका कंपोनेंट को इसके कंपोनेंट से मल्टीप्लाई करते हैं। आई के बगल में कुछ नहीं दिख रहा तो 1, तो 1 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 × 4 हो जाए, ठीक है। फिर -2 को -4 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 1 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये तो निकल गया ए डॉट बी।
समझे? अब मॉड ऑफ बी कैसे निकालते हैं? अंडर रूट लिखो, सारे जितने भी नंबर्स हैं बी में सबका स्क्वायर कर दो, 4 -4 और 7, ठीक है, इनका क्या कर दो, कर दो और ऐड कर दो, ठीक है। तो क्या हो जाएगा बच्चे, 1 इंटू 4 4 हो जाता है, -2 इंटू -4 +8 हो जाएगा, ठीक है, और 7 तो ये हो ही रहा है, ठीक है। डिवाइड में 4 का स्क्वायर 16 हो गया बच्चे, ये 16 हो गया, ये 16 हो गया, 7 का स्क्वायर होता है 49, ठीक है। देखो 8 4 12 और 7 होते हैं कितना, 19, 19, 16 16 32 32 और 49, 9 2 11, 3 4 7 और 1 8, 81। 81 किसका होता है? तो आप बोलेंगे सर 9 का होता है नहीं? तो इसका जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है 19/9। इसका क्या है बच्चे, करेक्ट आंसर। क्या आपको समझ में आया 19/9 कैसे निकाला हमने? पक्का क्लैरिटी आ रही है ना? तो वही मैंने बोला, देखो बेसिक आएगा सब कुछ क्लैरिटी है, बेसिक नहीं आता मैं डायरेक्ट ये क्वेश्चन छाप दूं आपके पास में कि करो सॉल्व और ये करो ये करो, तो उसमें दिक्कत आएगी, है ना, उसमें बनेगा नहीं बच्चे। तो बनाने के लिए, है ना, कोई भी चीज बनाने के लिए आपको थोड़ा बहुत बेसिक चीजें जो है ना वो आप सिखाते रहते हैं। इसी वजह से एक क्वेश्चन आपको दे रखा है, अगर a प्लस बी जो है वो a माइनस बी के बराबर है, तो बताओ इसमें से कौन सी कंडीशन ट्रू होती है? a पैरेलल होगा b के, ए परपेंडिकुलर होगा बी के, ए मॉड ए बराबर होगा मॉड बी के, नॉन ऑफ दिस। वैसे तो हमने इसका डायरेक्ट रिजल्ट बता रखा है, इसका डायरेक्ट रिजल्ट ये कहता है कि ए जो है वो बी के परपेंडिकुलर होता है, ऑप्शन नंबर बी, अगर आपको डायरेक्ट रिजल्ट आता है। लेकिन क्योंकि ये क्वेश्चन हमने क्लास में ले लिया है तो इसको मेरे को सॉल्व करके दिखाना चाहिए कि परपेंडिकुलर कैसे आता है, ठीक है। पहले इसके लिए आपको एक चीज याद रखनी है कि कोई भी दो वेक्टर अगर परपेंडिकुलर होते हैं, ठीक है, ए अगर वेक्टर है वो बी वेक्टर के परपेंडिकुलर है, तो याद रखिएगा एक चीज तो बड़ी श्योर होगी इसमें, ए डॉट बी जो होगा उसका डॉट प्रोडक्ट 0 होगा। तो अगर दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट 0 आ जाए तो दोनों परपेंडिकुलर हो जाते हैं, सिंपल सी बात, ठीक है। तो अगर मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहता हूं, सपोज करो, तो सबसे पहले तो मैं देखूंगा कि यहाँ पे गिवन क्या है। यहाँ पे गिवन ऐसा है कि ए प्लस बी इक्वल है किसके, ए माइनस बी, ये बोल रखा है ना मेरे को, ए प्लस बी का मॉड ए माइनस बी के मॉड के इक्वल है। मान लेते हैं मेरे को ये चीज नहीं पता कि ये दोनों परपेंडिकुलर की कंडीशन होती है, क्योंकि मैंने शॉर्ट ट्रिक नहीं पढ़ी है, मैंने कुछ नहीं पढ़ा है, मैंने फॉर्मूला नहीं पढ़े, मैंने बेसिक नहीं पढ़ा है। तो मुझे ए प्लस बी का होल स्क्वायर तो आता है, या वो भी नहीं आता, ए प्लस बी का होल स्क्वायर आता है ना, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, ए प्लस बी का स्क्वायर लगा देता हूँ, मैं दोनों साइड का स्क्वायर कर देता हूँ, इसका भी स्क्वायर कर देता हूँ और इसका भी स्क्वायर कर देता हूँ। मुझे स्क्वायर करूंगा तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा सकता हूँ, तो ये कुछ ऐसे होगा ए स्क्वायर, और ए स्क्वायर नहीं लिखते हम यहाँ पे, इसको मॉड ए स्क्वायर लिखते हैं, प्लस बी स्क्वायर, तो मॉड बी स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 2 ए डॉट बी हो जाएगा। क्या ये बात समझ में आ रही है आपको, है ना? अच्छा, इसको लिखना चाहूंगा तो ये ए स्क्वायर हो जाएगा प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा और माइनस में 2 a डॉट बी हो जाएगा। क्या ये बात समझ में आई आपको? अच्छा, ए स्क्वायर कैंसिल, बी स्क्वायर कैंसिल, इसको इधर शिफ्ट कर लो, तो 2 a डॉट बी के साथ में वो जो माइनस वाला 2 a डॉट बी है वो प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा 2 a डॉट बी, और इस पूरे की वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी, 0। तो 2 और 2 कितना होता है बच्चे, 4 होता है, तो 4 a डॉट बी हो जाएगा, ये किसके इक्वल आ गया, 0 के इक्वल आ गया। 4 को उधर पहुंचा लो तो a डॉट बी की वैल्यू कितनी आ गई बच्चे, 0। ये पूरे का आंसर कितना आ गया, 0 आ गया। अगर a डॉट बी 0 है तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये होता है वेक्टर ए क्या है बच्चे, परपेंडिकुलर है वेक्टर बी के, ये तो मतलब होता है। कोई भी दो वेक्टर परपेंडिकुलर है तभी तो उनका डॉट प्रोडक्ट 0 है, अदरवाइज थोड़ी ना डॉट प्रोडक्ट 0 होता है। तो दो वेक्टर अगर परपेंडिकुलर हैं एक दूसरे के तो उनका डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, 0 होगा। तो यहाँ से हमारे को पता लगता है कि ऑप्शन नंबर कौन सा, इसका बी इसका करेक्ट आंसर है। ए वेक्टर बी वेक्टर के क्या है, परपेंडिकुलर है। अगर आपको डायरेक्ट रिजल्ट याद है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं याद है तो ऐसे बनाया करिए, ठीक है ना, ऐसे बनाएंगे आंसर निकल जाएगा। अच्छा, परपेंडिकुलर के लिए मैंने एक कंडीशन और बताई थी आपको, ए प्लस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के बराबर भी आता है उसमें, तो भी परपेंडिकुलर हो जाता है। क्लियर है? चलो इसको आप नोट करेंगे, उसके बाद में आपको दूसरा क्वेश्चन देता हूँ, ठीक है। समझ गए ना बच्चे, कोई डाउट तो नहीं है ना? नेक्स्ट देखो जरा, आपसे बोल रखा है इफ आर डॉट आई इज इक्वल टू आर डॉट जे इज इक्वल टू आर डॉट के,
एंड मॉड आर इज इक्वल टू 3, तो आर की वैल्यू क्या होगी? चलो स्टार्ट करो। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन, इन चारों ऑप्शन में से एक ऑप्शन करेक्ट है, आपको ये बताना है कौन सा वाला है। ठीक है, देखो यहाँ पे क्या गिवन है, पहले तो इस पर फोकस करते हैं। गिवन ये है आर एक वेक्टर है, उसका डॉट प्रोडक्ट अगर हम आई के साथ में निकालते हैं, उसका डॉट प्रोडक्ट अगर हम जे के साथ में निकालते हैं, और उसका ही डॉट प्रोडक्ट अगर हम के साथ में निकालते हैं, तीनों का आंसर इक्वल आ रहा है। ये गिवन है। तो आर डॉट आई का मतलब क्या है? एक्स। इसका मतलब क्या है? वाई। इसका मतलब क्या है? जेड। इसका मतलब ये है एक्स बराबर वाई बराबर जेड। अगर आर कोई वेक्टर है, ठीक है ना, आर कोई है बच्चे वेक्टर है, साई प्लस वाई जे प्लस जेड के, तो इसके एक्स कंपोनेंट, वाई कंपोनेंट और जेड कंपोनेंट जो है वो आपस में क्या है? इक्वल। ठीक है, तो एक्स वाई और जेड इक्वल है, ये बात याद रखिएगा, इसको मैं कहीं पे भी यूज कर लूँ। उसके बाद ये बोल रखा है मॉड आर जो है बच्चे को किसके इक्वल है? 3 के इक्वल है। मॉड आर किसके इक्वल है? 3 के इक्वल है। तो हम क्या करते हैं, ये वेक्टर ले लेते हैं, आर जो है ये वेक्टर है ऐसा, इसका मॉड निकालते हैं। तो मॉड ऑफ आर कैसे निकालते हैं बच्चे? अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, हाँ या ना? इसे निकालते हैं, है ना? अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। जी ये बताइए इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है? तो आप बोलेंगे 3 दे रखी है। 3 इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर, वाई की जगह पे एक्स रख दूं तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, जेड की जगह पे भी एक्स रख दूं तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि तीनों इक्वल। ठीक है, अब बताइए कितने एक्स स्क्वायर बन गए? तो आप बोलेंगे 3 एक्स स्क्वायर बन गए। 3 एक्स स्क्वायर अंडर रूट के अंदर ये 3 के बराबर है। ठीक है, अब मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, मैं इस एक्स की वैल्यू निकालना चाहता हूँ, तो इस एक्स की वैल्यू निकालने के लिए मेरे को रूट हटाना पड़ेगा, है? या नहीं भी हटाना चाह रहे हो आप तो भी मैं बताता हूँ एक तरीका और है। 3 इज इक्वल टू इसको अंडर रूट 3 इंटू मॉड ऑफ एक्स लिख सकते हो, क्योंकि याद रखिएगा एक्स स्क्वायर का अगर ऐसे रूट लगा रखा है तो उसका मॉड ऑफ एक्स पढ़ते हैं। ठीक है बच्चे, मॉड ऑफ एक्स लिखा, तो इस रूट 3 से इस 3 को काट लो, यहाँ पे रूट 3 बच जाएगा बच्चे। तो रूट 3 इज इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स आ रहा है। तो मॉड जब भी हटाते हैं तो यहाँ पे प्लस माइनस का सिंबल आता है, प्लस माइनस रूट 3 एक्स की वैल्यू आ गई। ठीक है बच्चे, प्लस माइनस रूट 3 किसकी वैल्यू आ गई? एक्स की वैल्यू आ गई। तो प्लस माइनस रूट 3 देख लो कौन सा ऑप्शन में, बाकी तो सब मोम आया है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। आपसे ये पूछा जा रहा है कि आर क्या होगा? वेक्टर आर जो था वो था एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, तो सब जगह पे एक्स सब्स्टिट्यूट कर दो, एक्स आई प्लस एक्स जे हो जाएगा प्लस एक्स के हो जाएगा, क्योंकि ये तीनों बराबर ही तो है ना? मैं आंसर निकाल के दिखा रहा हूँ, वैसे तो तुम्हारे को अगर दिख गया है वो रूट 3 आ रहा है तो ये यही है उसका आंसर। ठीक है ना? तो आप क्या करो, एक्स कॉमन निकाल लो इसमें से, ये अंदर मिलेगा आई प्लस जे प्लस के हो जाएगा बच्चे, हाँ या ना? एक्स की वैल्यू रख दो प्लस माइनस रूट 3 रख दो बच्चे, आई प्लस जे प्लस के, ये आ रहा है। ठीक है, तो बस ऐसे निकालना है, आपका आंसर खत्म हो गया। ऑप्शन नंबर कौन सा? डी इसका करेक्ट आंसर है। वैसे तो देख कर ही पता लग जाएगा, तो इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन फिर भी अगर आपको मान लेते हैं सॉल्व करना है तो सॉल्व इस तरीके से आप कर सकते हैं इसको। क्या आपको ये बात समझ में आ रही है मैंने कैसे सॉल्व करा? पक्का क्लैरिटी आ रही है? इसको नोट करना बच्चे, और हमने इसके बाद भी कुछ क्वेश्चन हैं वो भी करने हैं, बट ये है कि आज हमने कुछ क्वेश्चन आपको करा दिए। ये क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क पे दे रहा हूँ, उसको खुद करेंगे आप। ठीक है, आज की क्लास हम यहाँ पे वाइंड अप कर लेते हैं। इसके बाद भी बहुत सारे क्वेश्चन है, लेकिन हम क्या करेंगे उसको थोड़ा 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 करके चीजों को आपको समझाएंगे, ताकि आपको ऐसा ना लगे कि एकदम से सारी चीजें आ गई। तो ये वाले जितनी प्रॉपर्टीज बताई हमने, जितनी भी चीजें बताई हैं, उसको पढ़ो आराम से। आज का पूरा दिन लो, प्रॉपर्टीज पूरी मगअप करो, अच्छे से क्रैम करो। जब आप उसको अच्छे से पूरा तरीके से लर्न कर लोगे, तो आप जब आगे ही क्लास लोगे तो आपको और अच्छे से समझ में आएगी। ठीक है, तो स्टार्टिंग में ऐसा होता है, देखो मैं तो पढ़ाने वाला हूँ, मैं तो सब कुछ पढ़ा सकता हूँ, है ना? लेकिन दिक्कत ये है कि आप उसको ग्रैब कितना कर रहे हो। तो हम इसलिए क्या करते हैं, जब भी क्लासेस लेते हैं, जैसे पहली क्लास ली हमने खाली बेसिक बताया, दूसरी क्लास ली हमने स्केलर प्रोडक्ट जो है वो इंट्रोड्यूस करा, अभी हमने वेक्टर प्रोडक्ट जो है वो इंट्रोड्यूस नहीं करा, अभी हमने ट्रिपल प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस नहीं करा। रीजन क्या है? आप उसको कितना ग्रैब कर रहे हो, उसकी कैपेसिटी है। ठीक है, तो बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो बहुत पहले पढ़ चुके हैं, बहुत सारी चीजें पढ़ चुके हैं, बहुत सारे बच्चे जो हैं वो पहली बार पढ़ रहे हैं, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो साइंस बैकग्राउंड से नहीं है, मैथमेटिक्स बैकग्राउंड से नहीं है। तो आपको टफ ना लगे इसलिए हम हर चीजों के लिए थोड़ा थोड़ा टाइम देते हैं, लेकिन
जब आप डे 2 में आओगे तो उसको पढ़ के ज़रूर आना, जो चीज़ें आज पढ़ा दी है। तो आपको चीज़ें अच्छे से समझ में आनी शुरू हो जाएँगी। समझ में आ रहा है? तो आपका आज का काम क्या है? ये होमवर्क क्वेश्चन करना और जितना भी आज पढ़ाया है, वो सारी की सारी चीज़ें जो है वो कल तक उसको जो है पूरा ब्रश अप कर लेना अच्छे से, बहुत अच्छे से उसको ध्यान से रखना, चीज़ें समझ जाना, है ना? और उसको पढ़ना अच्छे से। सारे फ़ॉर्मूलाज़ आपको आने चाहिए नेक्स्ट क्लास से पहले। आपको आएँगे तो ये 3D जो है और ये जो वेक्टर है, ये कॉन्सेप्ट आपका बहुत अच्छा होगा और बहुत अच्छे से समझ में आएगा आपको। आई होप आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई हो, है ना? और हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।